हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब फर्स्ट क्लास। तो आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये चैप्टर अभी तक समझ नहीं आया, ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। ये जो सिलेबस हमको दिख रहा है ये बहुत ही बढ़िया बुक है और जो 10 क्लास का पेपर आता है बोर्ड का, अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मोस्टली इसी से आते हैं, इससे बाहर पेपर जाता ही नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि ये कौन सी बुक है और ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दूंगा और आपको जो नोट्स हैं वो भी पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इसके अंदर पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हमको इसके अंदर कवर करना है, ठीक है। तो चलिए हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो पहला जो इसने क्वेश्चंस पुटअप कर लिया, भाई इसका मतलब ही क्या है कि वे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम कैसे बताएंगे सामने वाले को कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ये कहना चाहता है कि एक काम करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डेली लाइफ से मतलब हम डेली अपनी लाइफ में हम अपने आसपास जो जो देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलेट करते हैं। जैसे कि अभी गर्मी आ गई है और हम गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं बर्फ़ वाला। तो अगर हमारी फ्रीज के अंदर बर्फ़ जमी है, हमने बर्फ़ को बाहर निकाला तो क्या होता है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। तो क्या बर्फ़ का जो मेल्ट होना है क्या वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम गर्मियों में कपड़े को सुखाने के लिए टांग देते हैं रस्सियों पर, कपड़े के अंदर से पानी जो होता है वो गायब हो जाता है। भाई गायब का होने का मतलब है कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो गया, वो ड्राई हो गया ना, तो वाटर वेपोराइज हो गया। तो वाटर का जो वेपोराइजेशन है क्या वो केमिकल रिएक्शन है। अगर हमको भूख लगी है, अगर हमको प्यास लगी है या फिर हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, मीठा पीने का, तो हम क्या करते हैं, हम शिकंजी बनाना पसंद करते हैं। शिकंजी का मतलब क्या होता है कि हम पानी के अंदर नींबू निचोड़ रहे हैं, काला नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। अगर हम पानी के अंदर चीनी को मिला रहे हैं तो मुझको ये बताइए कि जो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है वाटर के अंदर, क्या वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो 3 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें ये क्या कहना चाहता है कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है क्या वो केमिकल रिएक्शन है, इवापोरेशन ऑफ वाटर है वो केमिकल रिएक्शन है, या डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है इन वाटर क्या वो केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हमने यहाँ पे एक गिलास ले लिया भैया और गिलास के अंदर हमने यहाँ पे छोटे छोटे चीनी के टुकड़े डाल दिए, और चीनी के टुकड़े हम किस कलर से दिखाएं, चलो इसी कलर से दिखा देते हैं। तो ये पानी के अंदर क्या है, चीनी आ गई पानी के अंदर। अब ये पानी के अंदर चीनी आ गई और बंदा यहाँ से इसको बार बार स्टिर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टिर कैसे कर रहा है, इसको चम्मच से चला रहा है इसको बार बार, तो ये स्टिर हो गया। तो क्या इसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बना या इसके अंदर केवल वाटर रहा और चीनी रही। चीनी को हम क्या बोलते हैं, शुगर, टेबल शुगर। तो क्या ये दोनों ही चीज़ इसके अंदर रहेंगे या इसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हम जानेंगे इस लाइन से, ठीक है। तो इसमें ये जो सबसे पहले हम सारे एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जो एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं कि क्या वाकई में ही ये एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में होते हैं। अब दूसरी बात रही, आपके घर में लोहे का सामान पड़ा होगा, लोहे का दरवाज़ा है, लोहे की कुर्सी है, लोहे का चाकू है, लोहे के बर्तन हैं या लोहे के खिलौने हैं आपके घर में खेलने वाले, या लोहे की बाइक है, लोहे की साइकिल है, कुछ भी है लोहे का होना चाहिए, लोहे का तवा होना चाहिए, ठीक है। लोहे का पेन प्लास्टिक का, मतलब लोहे का, जैसे कील हो गई लोहे की, ठीक है, हथौड़ी हो गई, उसको आप गौर से आज देखो तो उसमें क्या दिखेगा आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन दिखेगा। कैसे तवा के अंदर हो, पैन के अंदर हो, नेल्स मतलब चोबे, पैन मतलब जिसके अंदर कुकिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारा फ्राई पैन होता है टाइप का जिसमें पानी वगैरह उबालते हैं, तवा मतलब जिस पर रोटी बनती है। और रेनी सीजन्स के अंदर ऐसा होता है क्योंकि जब हम कॉन्टीन्यूसली जो लोहे की चीज़ें होती हैं जिसमें जो आयरन से बनी होती है, अगर हम उसको वाटर से एक्सपोज कराते रहें तो उस पर क्या होता है, रस्ट लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जंग लग गई कहते हैं
ना भाई इसमें तो जंग लग चुकी है, अब ये तो ख़राब हो गया है, प्लास में जंग लग गई, खुलता ही नहीं है। तो वो जो जंग लगना है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि जो दूध होता है वो दूध जल्दी से ख़राब हो जाता है, गर्मियों के अंदर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है या उबालते रहना पड़ता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो हमारा मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है या फट जाता है। आप देखते हो ना जब मिल्क फट जाता है तो नीचे वो प्रेसिपिटेट टाइप बन जाता है, ठीक है। तो और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम सेब को काट के रख दें, भाई सेब को काटेंगे तो रखेंगे क्यों, हम तो उसको खा जाएंगे ना। चलो हमने रख भी दिया, मान लिया कि हमने सेब को काट के रख दिया हवा में, तो वो सेब थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है दोस्तों, वो सेब हो जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर का जो सेब हवा में हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड की बॉडी के अंदर, तो भाई देखो अगर हम पिज़्ज़ा खाएं या हम ढोकला खाएं तो वो ढोकला हमारे पेट में ऐसा तो जाता ही नहीं है, साबुत का साबुत सटक गए, निगल गए। तो हम ढोकले को चबा चबा के खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं चबा के खाते हैं, हमारे पेट में जब जाता है वो, तो हमारे पेट में वो ऐसा तो रहता ही नहीं है कि ढोकला हमने जैसा खाया वो वैसा वहाँ पे जाके बैठ गया, ढोकला देख रहा है कब बाहर निकालेगा मेरे को ये। तो इसका मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। बॉडी में कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक में। और तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, वो देख लेना कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमने पढ़ा था डाइजेशन, उसमें हमने एंजाइम्स पढ़े थे, पेप्सिन होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, और मुंह के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे थूक में होता है। भाई अगर हम किसी को थूक दें तो वो थूक के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो हमें गाली बकता है कि क्यों थूक दिया फालतू में, ठीक है, क्योंकि थूक हमारा बहुत कीमती होता है, तो थूक को ऐसे थूकना नहीं चाहिए भाई। तो जो वो थूक होता है वो हमारी रोटी को डाइजेस्ट करता है, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं क्या वो सारी की सारी, तो हम ये सब इसमें जानने वाले हैं। तो जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या कर रहे हैं भाई, सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, ऐसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं तो CO2 बाहर आ रही है। भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ के अंदर कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आई है, उसका अंदर जाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, उसका बाहर आने से फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हम इसको जानेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को तो लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं। O2 को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमको O2 चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। भाई अगर O2 नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे गधों। तो जो ये बर्निंग है कोक कि एयर की प्रेजेंस में, उसमें क्या होता है भाई, कोक का मतलब है कार्बन की बात कर रहा है, एयर का मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है। जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनाएगा, तो भैया सीधी सी बात है CO2 बनाएगा। और क्या बनाएगा, शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हो कि क्या बनाएगा, तो भैया ये जो यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट 3 फेजेस जो हैं 1 से लेकर 3 तक, वो कौन कौन से फेज़ हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन ऑफ वाटर, और वाटर पानी के अंदर चीनी का घोलना, मतलब बर्फ़ का पिघल जाना। दूसरा क्या है, वाटर का गायब हो जाना, वाष्पराइज हो जाना। और तीसरा है पानी के अंदर चीनी का घुलना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये कैसी प्रोसेस है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि ये केमिकल प्रोसेस नहीं है। क्यों, केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर हमने ऑक्सीजन डाली तो उसमें से CO2 बाहर आनी चाहिए, यानी कि जो पहले गया जिसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, तो फाइनल क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा। भाई अगर एक काम करो, अगर हम यहाँ पे एक लड़का ले रहे हैं ये, और ये लड़का है इस तरह से, अगर हमने इसको डाल दिया एक मशीन में और मशीन ने इसको ऐसे के ऐसे ही निकाल दिया, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब भैया ये तो ऐसे ही रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है केमिकल रिएक्शंस हैं या कुछ इसमें चेंजेस आए। अगर हम बात करें कि अगर हमने इसको ऐसे करके डाला मशीन के अंदर, और जो मशीन थी वो हैप्पी मशीन थी, और ये जो है ये खुश होकर बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये चेंज हो गया ना भाई। यहाँ पे सड़ी सी शक्ल का था, यहाँ पे देखो ये लड़का हीरो बन गया, तो इसका मतलब है लोना स्मार्ट हो गया है, और ये कैसा हो गया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस भी वैसी होती हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये होता है भाई कि अगर कोई केमिकल किसी दूसरे केमिकल के साथ मिक्स हो रहा है, एक नया केमिकल बना रहा है, तब उसको हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। अब एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि जो पानी है, लिक्विड में लो उसको, चाहे वो सॉलिड में लो, भाई बर्फ़ क्या है, वो भी पानी है, पानी क्या है, वो भी पानी है, और जो भाप बन गया वो भी तो पानी है। तो ऐसा थोड़ी कि जो बर्फ़ है वो दूध से बनी है, या जो बर्फ़ है वो शहद से बनी है, जो बर्फ़ है वो कोल्ड ड्रिंक से बनी है। बर्फ़ भैया पानी की तो है, उसके अंदर पानी तो है। तो जो पानी है या जो बर्फ़ है ये सब एक ही तो है, सेम ही तो है ये सारे के सारे। ये अगर हम चीनी की बात करें, अगर हमने पानी में भैया चीनी घोल ली, ये पानी है हमारा, पानी में हमने क्या घोली, चीनी, तो पानी के अंदर फिर भी तो वही रहा, चीनी और पानी। अब ये थोड़े कि चीनी में पानी डाल दे तो ये सोना बन जाएगा, ये चांदी बन जाएगी, रहेगी तो भैया चीनी और पानी। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, सेम रह रही हैं, हम उनको कहते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस नहीं है। वो केमिकल सब्सटेंस का मतलब है कि वो केमिकली रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, वो सेम के सेम ही है, एक ही जैसे ही प्रोडक्ट वहाँ पे है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि जो शुगर और वाटर भी हमने डाला तो वो भी केमिकल रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेम मटेरियल है,
ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो ऐसी प्रोसेस हैं जिनके अंदर कोई नया केमिकल चेंज या सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं कि बर्फ़ से, या हम बोलें आइस से किसका बन जाना? वाटर का। या फिर वाटर से किसका बन जाना? आइस का। तो इसका मतलब है जी, अगर बर्फ़ से वाटर बनना है या वाटर से बर्फ़ बन रही है तो ये फिजिकली चेंज, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना। प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक चीज़ तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है और एक चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। हम कह सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में हो रही है और लिक्विड से फिर वो गैस में हो रही है, ठीक है, या वेपर में हो रही है। तो इस तरह से हो क्या रहा है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, नया प्रोडक्ट नहीं बनना, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये जो है फिजिकल चेंजेस हैं, ये केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो 4 से लेकर 9 तक जो बना, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 में क्या था? रस्टिंग ऑफ आयरन था, मतलब जंग लग गई है चीज़ों पे, लोहे की चीज़ों पे जंग लग गई है। और जब लोहे की चीज़ों पे जंग लग गई है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बना। नया प्रोडक्ट कैसे बना भाई? हमने चक्कू ऐसे ही रखा नॉर्मल, अब उस पर हमको जंग मिल गई तो एक नई चीज़ उस पर मिली ना हमें। तो उसका मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस है। अब हमने मिल्क रखा, मिल्क ऐसे ही था, अब वो खट्टा हो गया, अब वो बैठ गया नीचे, तो एक नई चीज़ मिल गई। तो वो क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। भैया हमने एप्पल काट के खाया ना, चलो हमने रख दिया कि देखेंगे हमें केमिकल रिएक्शन हो कि ना हो। थोड़ी देर बाद देखा तो भैया केमिकल रिएक्शन वहाँ में हो गई, वो ब्राउन कलर का हो गया। इसका मतलब है कि एप्पल भी जो है केमिकली रिएक्ट कर रहा था। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं जिनका ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। मतलब क्या था? जो एप्पल पहले ओरिजिनल था उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। अब वो ब्राउन एप्पल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस जो थे उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अब उनके अंदर केमिकल चेंजेस हो गए। अब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो समझ में आया केमिकल रिएक्शंस क्या है? One substance which is convert into another substance chemically, this is called chemical reactions, or we can say respiration, photosynthesis, digestion, metabolism, these all are chemical reactions in which one chemical is transforming into another chemical, or one chemical substance is transforming into another chemical substance, or substrate is converted into product, that we can consider केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो केमिकल सब्सटेंस हमने ओरिजिनल लिए उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करेगा, और जो नया केमिकल बना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं इसका, रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? CO2। तो हमने लिया क्या? ऑक्सीजन, निकली गया CO2। तो ऑक्सीजन से क्या बन गया? CO2 निकल के, तो ये क्या हो गया? ये सबस्ट्रेट है, ये क्या? ये प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में O2 होती है प्लस ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर के, 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये थे प्रोडक्ट्स और ये दोनों थे रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको लिख रहा है जैसे हमने कोक को, जो कार्बन है उसको एयर में जलाया, तो जो कार्बन था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जल रहा है, तो बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन का मतलब है लकड़ी को आप जलाओ, लकड़ी जल रही है ना, तो लकड़ी क्या है? कार्बन है। ऑक्सीजन क्या है? एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो उसकी प्रेजेंस में जल रही है और प्रोड्यूस क्या कर रही है? वहाँ पे धुआं प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, अब उन एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है, इनको याद रखना। तो एक पीस लिया हमने मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन होता है भैया, मैग्नीशियम का बना होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से इसको समझ लो कि मैग्नीशियम का रिबन है। ये हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया और हमने क्या किया? अब इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? एयर की प्रेजेंस में। तो हमने इसको किससे पकड़ा? एक सैंड पेपर से रब किया और इसको होल्ड कर लिया टंग से। तो टंग जो है एक कैंची जैसी ऐसी मशीन सी होती है जिससे हम इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज़ होती है जिससे हम इसको पकड़ लेते हैं ताकि हमारा हाथ न जले। पकड़ने के बाद इसको हमने
हमने मोमबत्ती या बर्नर से इसको जलाया। अब भाई एनवायरनमेंट के अंदर तो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, अब ये जल रहा है। जब ये जलता रहता है तो नीचे हमने क्या रख दिया, कटोरा रख दिया। कटोरा का मतलब है केमिस्ट्री लैब में तो कटोरा ना मिले, वहाँ पैट्री डिश होती है, ये चाइना डिश बोलते हैं। तो यहाँ से जब ये जलता है तो ये धीरे 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 पाउडर लाइक स्ट्रक्चर नीचे गिरने लगती है। अब वो जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो पाउडर लाइक होती है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब आप समझो कि जो मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा था। मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स, Mg2 था, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड था वो क्या था, प्रोडक्ट था, क्योंकि हमने क्या लिया था, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था, मैग्नीशियम, और क्या था रिएक्टेंट, एयर थी एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने कहा कि चाइना डिश के अंदर वाइट कलर का पाउडर बनता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ। सिंपल सी रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन इसने कंबाइन किया, तो ये भी रिएक्टेंट बना क्या रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट क्या है, MgO। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन क्यों हो गई, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिबन कैसा था, स्ट्रिप जैसा था, सॉलिड था। ऑक्सीजन कैसी थी, गैस थी, और नया प्रोडक्ट क्या बना, पाउडर बना। समझ रहे हो, तो ये नया प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन विच मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स वाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नई चीज़ उन्होंने बताई है कि इसमें जो सावधानी है वो क्या है, कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, अगर हम आप केमिस्ट्री लैब में जब जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा, ठीक है, आपके स्कूल के अंदर। तो ये जब केमिकल एक्सपेरिमेंट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। आपको एक तो क्या करना है, अपनी आंखों को दूर रखना है, क्योंकि जो धुआं निकलता है वो आइज़ को डैमेज कर सकता है, उसमें सेंसेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे अच्छा रहता है कि आप अगर कुछ आई प्रोटेक्शन वाले जो वेयर ग्लासेस आते हैं उनको पहन लो, जिससे आपकी आंखों को नुकसान ना हो। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड द पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, हमने 2 सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, एक में टेस्ट ट्यूब में लिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक में लिया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है। इसमें हमने लिया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसमें हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर पोर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सॉल्यूशन इसके अंदर जा रहा है, टपक 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 रहा है इसके अंदर ये। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा फाइनल रिजल्ट के अंदर, कि इसके अंदर आपको दिखता है लेड आयोडाइड, जो येलो प्रेसिपिटेशन दिखेगा। यहाँ तो इन्होंने पिंक बना रखा है, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, येलो प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या दिखता है, पोटेशियम नाइट्राइड दिखता है सॉल्यूशन के अंदर। तो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या मिला हमको, कि जो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड नाइट्रेट का, ठीक है। अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो यहाँ से इसको समझते हैं कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को, तो जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, वी ऑब्जर्व दैट अ येलो सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट अपीयर्स। एक नया प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये प्रेसिपिटेट येलो कलर का यहाँ पे अपीयर हुआ। तो जो येलो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, एक नया केमिकल कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। हमने लिया क्या था, यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया था और बना क्या, लेड आयोडाइड बना, और क्या बना साथ में, पोटेशियम नाइट्राइड। तो मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शफल कर गए। शफल कैसे कर गए, आयोडाइड तो चला गया किसके साथ, लेड के साथ, और जो नाइट्रेट था वो चला गया पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम तो हो गया नाइट्रेट और लेड हो गया आयोडाइड। समझ में आ गया, तो एक नया प्रोडक्ट बना। तो इसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या ज़रूरत हुई, केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर गए, और इसी को हम बोलते हैं क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे क्या हुई है, इसके अंदर प्रोसीड हुई है। अब थर्ड एग्जाम्पल आ गया कि जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि हम जो है जिंक लेते हैं ग्रेनुलेटेड। तो ये जिंक इस तरह का होता है, जो सॉलिड होता है, ग्रेनुलेटेड जिंक होता है। इसको आप हाथ में उठा भी सकते हो, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक रखा। यहाँ पे ये जिंक दिख रहा है आपको, ग्रेनुलेटेड जिंक, और उसके अंदर हमने डाइल्यूट क्या डाला, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट। अब जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर अगर हम डाल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और हम क्या कर रहे हैं उसको
यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगा रखी है हमने ये, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, इसके प्रेजेंस में ये हमको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती दिख रही है, जिसको हम कहते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि जब कॉनिकल क्लास में हम इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 को रखते हैं, साथ में हम रखते हैं जिंक को। जिंक कौन सा, जो कि कैसा जिंक है, ग्रेनुलेटेड जिंक है, ठीक है, जिसके ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इस तरह के। जब हम इसको रखते हैं तो जो गैस है वो बनती है, इसके अंदर ब्रिस की गैस होती है, और जब हम फ्लास्क को टच करते हैं तो वो हमको गरम गरम मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको टच करेंगे तो हमको गरम लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो ये भी एक एग्जांपल है। अब एक लास्ट एग्जांपल क्या है, उसमें बता रखा है कि हम कैसे चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि एक न्यू सॉलिड सब्सटेंस अपीयर हो सकता है, ठीक है, उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, अदर चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि उसने रिबन से पाउडर बना दिया, ठीक है। अगर हमने जिंक को H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं इसको, या सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, जब हमने इससे रिएक्ट कराया तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। और कौन सा एग्जांपल पढ़ा, हमने नाइट्राइट का एग्जांपल पढ़ा, तो वहाँ पे था लेड नाइट्रेट था, और साथ में क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने इन दोनों को जब मिक्स कर दिया तो आयोडाइड किसके साथ चला गया, लेड के साथ, तो लेड तो बन गया लेड आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से वो केमिकल रिएक्शंस हुई। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसी प्रोसेस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट है कि एक कोई भी गैस जो हो सकती है वो इवॉल्व हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, और हमने एग्जांपल देखा था CO2 का, जब कोक बंद हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। जैसे हमने देखा कि अगर हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, उसके अंदर हमने ग्रेनुलेटेड जिंक रख दिया था तो वो सरफेस उसकी गर्म हो गई थी, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। और हमने क्या देखा, चेंज देखा हमने टेम्परेचर में, वो भी उसके अंदर हो सकता है। तो ये इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना कि आपसे पूछ सकते हैं भाई कैसे आप पता करोगे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक नया सॉलिड बन सकता है, दूसरा पॉइंट है कोई गैस बन सकती है, तीसरा पॉइंट है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं जल्दी कल ही इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, केमिकल इक्वेशंस। तो वीडियो को देखना ना भूलें, आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अप टू डेट वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए, थैंक यू।